हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है भारतीय राजनीति में भाषा। भारत क्या है, एक बहुभाषी देश है। सन 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में 711 भाषाएं एवं स्थानीय भाषाएं विद्यमान थी। 1961 व 71 की जो गणना हुई थी 1961 व 71 की जनगणना के अनुसार मातृभाषाओं के रूप में 1652 भाषाओं की गणना की गई थी। यदि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़ भी दें तो भारत के में प्रमुख रूप से प्रचलित भाषाओं की संख्या 22 है। प्रारंभ में हमारे संविधान में 14 भाषाओं को स्वीकार किया गया था। तो भारत में भी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रारंभ में ये 14 भाषाएं थी, जिनके नाम हो गए असमी हो गया, दूसरे बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं उर्दू। बाद में सिंधी को भी संविधान में सम्मिलित कर लिया गया। 1992 1992 में 71वें संविधान संशोधन के अनुसार कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को और सम्मिलित कर दिया गया। तब यह संख्या 18 होगी। 92 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में के आधार पर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। तो भारतीय जो संविधान के 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं अभी। भाषागत विविधता। भाषा की विविधता भारतीय समाज की विलक्षणता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जनता भिन्न भिन्न भाषाएं बोलती है। इन भाषाओं में तथा इनकी लिपियों में बहुत अधिक अंतर है। उत्तर भारत का निवासी दक्षिण की भाषा समझ नहीं पाता और न ही दक्षिण का निवासी उत्तर की भाषा। तो ये भारत में बहुत ज़्यादा क्या है, लैंग्वेज डिफरेंस है या डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। जो नॉर्थ इंडिया का है आदमी है वो साउथ की भाषा नहीं जानता, जो साउथ का है वो नॉर्थ इंडिया की भाषा नहीं जानता है। संघ की भाषा। भारत संविधान के अनुच्छेद 343-44 में संघ की भाषा के संबंध में प्रावधान इस प्रकार है। फर्स्ट हो गया, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। संविधान के आरंभ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के सरकारी कार्यों में यथापूर्ण जारी रहेगा, परंतु इस अवधि के भीतर ही राष्ट्रपति हिंदी के साथ साथ प्रयोग किए जाने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं। तो हो गया देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की क्या होगी, राजभाषा होगी। दूसरा हो गया, संविधान के आरंभ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के सरकारी कार्यों में यथापूर्ण जारी रहेगा, परंतु इस अवधि के भीतर ही राष्ट्रपति हिंदी के साथ साथ प्रयोग किए जाने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं। तीसरा हो गया, 15 वर्षों के उपरांत भी संसद किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की अनुमति दे सकती है। चौथा हो गया, संविधान के अंगीकृत होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक भाषा आयोग की स्थापना करेंगे, जो हिंदी भाषा के प्रयोग में क्रमिक वृद्धि, अंग्रेजी के प्रयोग को धीरे धीरे कम करने तथा तत्संबंधी अन्य प्रश्नों व समस्याओं के संबंध में सिफारिश करेगा। 5 हो गया, इस आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति अनुपातीय प्रतिनिधित्व के आधार पर बनाई जाएगी, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यह संसदीय समिति आयोग की सिफारिशों पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन के आधार पर निर्देश जारी कर सकते हैं। दूसरा हो गया, प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा में हो गया, संविधान के आर्टिकल 345 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह राज्य के समस्त अथवा सरकारी कार्यों के लिए एक या अधिक भाषाएं अंगीकार कर ले, किंतु राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ और राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा ही प्राधिकृत भाषा मानी जाएगी। कुछ राज्यों में अल्पसंख्यकों के भाषा संबंधी हितों की रक्षा के लिए संविधान में कुछ विशेष उपबंध रखे गए हैं। तो ये हो गया प्रादेशिक भाषा के संबंध में आर्टिकल 345 में ये होगा कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल को ये अधिकार होगा कि वह उस राज्य के जो समस्त अथवा सरकारी कार्यों के लिए एक या अधिक भाषाएं अंगीकार मतलब स्वीकार कर ले, किंतु राज्यों के जब एक राज्य से दूसरे राज्यों के परस्पर संबंध हो या किसी राज्य से संघ का संबंध हो, सरकारी कार्य या तो संघ की राजभाषा ही प्राधिकृत मानी जाएगी। उसके बाद हो गया उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय और विधानमंडलों की भाषा। जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा निर्धारित न करे तब तक उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सब कार्यवाही तथा केंद्रीय और राज्य के विधानमंडलों
के विधेयकों, कानूनों, आदेशों, नियमों तथा अध्यादेशों का पाठ अंग्रेजी भाषा में होगा। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई राज्य की राजभाषा में होने की अनुमति दे सकता है, लेकिन न्यायालय का फैसला आदेश अंग्रेजी में ही होगा। यदि किसी राज्य की विधानमंडल विधेयकों, कानूनों, नियमों तथा आदेशों के लिए अंग्रेजी के बदले अन्य कोई भाषा निर्धारित करता है तो अंग्रेजी भाषा में राज्यपाल द्वारा अधिकृत पाठ समझा जाएगा। अब हो गया अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण। प्रत्येक राज्य में स्थानीय अधिकारियों का यह प्रयास होगा कि वह भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों की शिक्षा प्राथमिक चरण में मातृभाषा में देने के लिए आवश्यक व्यवस्था करे। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा। इस विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा कि संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष रक्षण और सुविधा उपलब्ध है उनसे संबद्ध सभी विषयों के संबंध में जैसे राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा तथा संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजेगा। अब हो गया भारत में राजनीति और भाषा अंतःक्रिया। भाषा का प्रश्न राजनीतिक प्रश्न बन गया है। भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों एवं राजनीतिज्ञों ने जनता को उत्तेजित करने का प्रयास किया। कभी कभी तो ऐसा लगा कि कहीं भाषा का सवाल हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित न कर दे। भारत की राजनीति में भाषा से जुड़ी राजनीतिक समस्याएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट समस्या हो गया हिंदी के विरोध की राजनीति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग के बांग्ला तथा तमिल भाषी सदस्यों डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर डी.पी. सुब्बाराय ने अपने विमत मिनट्स ऑफ डिसेंट के समन्वय अथवा मेलजोल के दृष्टिकोण से अत्यंत दूर के विचार किए। इनका दृष्टिकोण था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिस्थापित करने में जल्दी करने का परिणाम अहिंदी भाषा जनता पर हिंदी थोपना होगा और उससे सार्वजनिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इन दोनों का दृढ़ मत था कि जब तक सरकारी भाषा अथवा हिंदी पूर्णतः विकसित न हो जाती अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त रही। दूसरा हो गया भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। स्वाधीनता के कुछ ही समय बाद इस बात के लिए जोरदार राजनीतिक दबाव दिए जाने लगे कि भारत के राज्यों के बीच की सीमाएं भाषा के आधार पर बनाई जाएं। सन 1952 में विशेषतः तेलुगु भाषी लोगों में आंदोलन बहुत तीव्र हो उठा। एक प्रतिष्ठित तेलुगु नेता जो थे पोटी श्री रामल्लू ने उन क्षेत्रों को लेकर जहां तेलुगु भाषियों का बहुमत था एक अलग राज्य बनाने की मांग मनवाने के लिए आमरण अनशन का तरीका अपनाए। अनशन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई और इससे इतने जोर का हंगामा उठ खड़ा हुआ कि नेहरू जी को भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने के लिए झुकना पड़ा। एक बार तेलुगु भाषाई की मांग पर सरकार के झुक जाने के बाद देश के विभिन्न भागों में उसी तरह भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग बढ़ने लगी। इन मांगों की जांच पड़ताल करने और नए राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद भी बंबई के नए राज्य में भाषा के प्रश्न को लेकर निरंतर असंतोष बना रहा। अतः 1960 में इसे दो राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में बांटना पड़ा। आगे चलकर 1966 में पंजाब भाषा के आधार पर ही हरियाणा और पंजाब में विभाजित करना पड़ा। तो ये हो गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। फर्स्ट तो तमिलनाडु को श्री रामल्लू जो थे नेता, तो उनके तेलुगु नेता थे, उनके अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो जिससे तेलुगु तमिल राज्य बना तमिलनाडु। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी आंदोलन तेज हुआ, जिसके बाद बम्बई के नए राज्य में
भाषा को लेकर निरंतर असंतोष बना रहा। उसके बाद 2 राज्यों में विभाजित करना पड़ा, बम्बई को, गुजरात और महाराष्ट्र। देन पंजाब भाषा के आधार पर ही हरियाणा और पंजाब को भी विभाजित करना पड़ा 1966 में। भाषाई राज्यों के विवाद। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से राज्यों के राजनीतिक विवाद अत्यंत उग्र हो गए। ऐसी समस्या चंडीगढ़ में उत्पन्न हो गई। इस प्रकार की समस्या महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर बेलगांव व अन्य क्षेत्रों के विवाद के रूप में चली। महाराष्ट्र सरकार बेलगांव नगर को अपना अधिकार जमाना चाहती थी बेलगाम पर, क्योंकि 1961 के जनगणना के अनुसार यहाँ मराठी भाषा के लोग थे, उनकी संख्या 51.2 थी। इसके विपरीत कर्नाटक सरकार का ये दावा था कि इस नगर में सभी भाषाओं और जातियों के लोग रहते हैं और जो कुछ बहुमत मराठी भाषा का था वो अब समाप्त हो गया। बेलगांव सूची संपूर्ण बेलगांव तालुके का मुख्य केंद्र है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से कर्नाटक में ही रहने दिया जाना चाहिए। असम में बंगाली और असमी भाषा के प्रश्न को लेकर 1972 में उग्र विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ अन्य प्रांतों के में भी लोग भाषा के आधार पर अलग राज्यों के निर्माण का नारा लगाते रहते हैं। भाषा के आधार पर उत्तर व दक्षिण भारत की संकुचित भावनाएं। भाषा के आधार पर भारत में उत्तर तथा दक्षिण भारत की संकुचित मनोवृत्तियां पनपने लगी हैं। दक्षिण भारत के ने क्या किया, हिंदी का जोरदार विरोध किया। दक्षिण भारत में हिंदी साम्राज्य के विरुद्ध जोरदार आवाजें उठी। हिंदी के उत्साही समर्थकों के लिए यह मुश्किल था कि वे चुपचाप बैठे। तो ये भी प्रॉब्लम हुई। संकुचित भावनाएं थे जो उत्तर और दक्षिण भारत के भाषा के आधार पर। अन्य भाषाओं की मान्यता का प्रश्न। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, परंतु अब भी समय समय पर देश के अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता की आवाज़ उठाई जाती रही है। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसी तरह ब्रज, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं की मान्यता का प्रश्न भी जब जब उठाया जाता रहा है। इन क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर प्रांतों के निर्माण की बात भी की जाती रही है, यद्यपि भारत ने इन मांगों को अब तक दृढ़तापूर्वक अस्वीकार किया है। छठवां हो गया भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या। नए भाषाई राज्यों के निर्माण के उपरांत भी भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या बनी हुई है, जो शासन के अनेकानेक प्रकार के संरक्षणों की मांग कर रहे हैं। उत्तर भारत में उर्दू का सवाल, कर्नाटक में मराठी भाषाई का सवाल, पंजाब में हिंदी भाषाई की स्थिति अल्पसंख्यकों की समस्याएं उत्पन्न करती रही है। कर्नाटक में बसे मलयालियों और तमिलों में अब सुरक्षा की भावना पैर जमाने लगी है। निष्कर्ष हो गया, भाषा विषयक तनावों ने भारत की राष्ट्रीय एकता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। आज एक भाषाई व्यक्ति अपने आप को अन्य भाषाइयों से भिन्न एक स्वतंत्र समुदाय मानने लगे हैं तथा अपने लिए एक अलग राज्य अथवा प्रशासनिक इकाई की मांग करने लगे हैं। अनेक अवसरों पर राजनीतिक दलों ने भाषाई समस्या से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किए हैं और वर्तमान समय में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति जारी है। प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दल और उनके नेताओं द्वारा दक्षिण के लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि जब तक वे न चाहें तब तक समस्त भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया जाएगा। भाषा समस्या के हल की दिशा में हमें निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। फर्स्ट हो गया, हिंदी भाषी लोगों को अहिंदी भाषी लोगों की कठिनाई की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। दोनों ही पक्षों को भाषाई उग्रता से बचना चाहिए। दूसरा हो गया, प्रांतीय शासन और सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा को बनाया जाना चाहिए। इस प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। तीसरा हो गया, हिंदी भाषा को सरल और लोकप्रिय बनाने के लिए ठोस रचनात्मक कार्य करना चाहिए। इस हेतु सरल हिंदी में मूल पुस्तकें लिखी जाएं, उपयोगी पुस्तकों का अनुवाद किया जाए और कम से कम मूल्य में उन्हें हिंदी भाषियों में वितरित किया जाए। चौथा हो गया, अंग्रेजी का प्रयोग सीमित किया जाए परंतु उसे समूल नष्ट नहीं किया जाए। पांच हो गया, त्रिभाषा सूत्र को पूर्ण निष्ठा से लागू किया जाए। छठा हो गया, शैक्षणिक भ्रमण, व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय भाषाओं में निकट संपर्क स्थापित किया जाए। छठा हो गया, भाषा को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनाने से रोका जाए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया भाषा, भारतीय राजनीति में भाषा
की समस्या के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।